नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी। शीतल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। इस बीच थोड़ा विलंब रहा आपके यहाँ। आपका तो आग्रह आ रहा था, लेकिन मुझसे थोड़ा सा यात्रा वात्रा थी। तो आपके दर्शकों को नए साल की बधाई, और आपको भी, और परिवार को भी। जी। आपको भी सर सपरिवार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे दर्शक लगातार आपका इंतजार कर रहे थे, तो मैं भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल उनके लिए हाजिर हूँ जी। एक मायाजाल, एक चक्रव्यूह। चक्रव्यूह तो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन एक मायाजाल फैलाकर हमें ये बताया जा रहा है कि भैया आप तो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हो, सबसे बड़ी ताकत बन गए हो। लेकिन उस मायाजाल के पीछे का सच, जो काला सच, जो जहरीला सच है, वो कहीं ना कहीं बार बार हमें डरा रहा है। लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी को उस सच से, वो कहते हैं ना, जैसे गुजरात में विदेशी मेहमान आते थे तो पर्दे डाल के उसको छुपा लिया जाता था, जी उस जी जी सच की कलई खोलने के लिए हमने एक तरह से आपको जोड़ा है। लेकिन शीतल जी, कल से और आज के बीच में एक बड़ी घटना हो गई। जी। एक स्वतंत्र देश के राष्ट्राध्यक्ष को सेना के बल पर, ताकत के बल पर उठा लिया गया, उनकी पत्नी को उठा लिया गया। और बता दूं मैं दर्शकों को, ये वही देश है जिससे कुछ समय पहले, जब हमारे 56 इंच के सीने वाले जब कह रहे थे कि अमेरिका से जो जो नाराज है सबको इकट्ठा करेंगे, तो उनके साथ वो ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे थे। और अब उसी देश में सेना के बल पर अमेरिका ने सब कुछ रौंद दिया है और दुनिया खामोश पड़ी हुई है। खासतौर से भारत जैसा देश जिसको अगुवाई करनी चाहिए, कोई ठोस बयान नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं। क्या इतने कमजोर हो गए हैं हम? नहीं, हम तो बहुत कमजोर हैं एक्चुअली। लेकिन हमने झूठ ऐसा फैला रखा कि हम बहुत ताकतवर हैं। और मतलब ये आपने जो पर्दाफाशी कर दिया, मुझे कहने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं कि दुनिया नहीं, दुनिया भर ने उसकी आलोचना की है। बहुत छोटे देश जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं और जो अमेरिका के छींकने भर से खत्म हो सकते हैं, कोलंबिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भारी निंदा की, बर्बर कहा है ट्रंप को। और अमेरिकन चैनल को, सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए कहा है, एनबीएस को कहा है, राइटर को कहा है। जिनको ये माधुर्य, जिनको इन्होंने पकड़ लिया, ये भी अपना इन्होंने सरेंडर नहीं किया था। वो तो चाह रहे थे उनकी तेल कंपनियों पे कब्जा करना, वेनेजुएला। ये बात ऐसा नहीं है कि मादुरो को पता नहीं था कि उनको अमेरिका जब चाहेगा 1 मिनट में वो जो उन्होंने किया ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन ये होती है खुददारी। ये छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे। ब्राजील वहां एक बड़ा देश है, बाकी तो ज्यादातर छोटे ही देश हैं लैटिन अमेरिका में। अमेरिका के सामने इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बेचारे बूंद बराबर भी नहीं उसकी सामर्थ्य के आगे, न आर्थिक न सामरिक, किसी तरह से। लेकिन खुददार देश है। नाक पे क्यूबा बैठा है, जिसका शायद अब नंबर लगे, क्योंकि वो जो सज्जन रूबियो है वहां, उनके स्टेट सेक्रेटरी ट्रम्प साहब के, वो क्यूबा और वेनेजुएला को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, और उन्हीं के कहने पर कहा जाता है कि ये सब हो रहा है। खैर, आपने अच्छा किया कि प्रसंग उठा दिया, ये जरूरी था। इस समय ये एक बुरी घटना है कि एक ताकतवर देश, एक नहीं अमेरिका ही ऐसा करता है। सारी दुनिया में हर समय किसी न किसी को युद्ध में डालना, धमकी देना, अपने व्यापारिक हितों के लिए बुली करना, ये सब अमेरिका करता है। और किसी को कभी दोस्त बताना और फिर उसको मतलब धोखा दे देना, क्या मतलब उसको हड़प लेना, उसका जो कुछ है। हड़प दोस्ती उससे कुछ नहीं होती, उसका बेसिक स्ट्रक्चर मुनाफा है। उनकी कंपनियों का मुनाफा, उनका फायदा। उनके फायदे को वो इस तरह से परिभाषित करते हैं कि वो आपका फायदा है। जैसे वेनेजुएला की जनता को कह रहे हैं कि हम आपके इंडस्ट्री में बिलियंस लेके आ रहे हैं लगाने, वो एक्चुअली वेनेजुएला का तेल हड़पने आ रहे हैं। और वो सब एग्रीमेंट्स वेंट्स करके ऐसे यूक्रेन में, ऐसे सब जगह करते हैं वो। और भारत से भी ऐसा ही करना चाह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में जो इस समय राजनीतिक नेतृत्व है, वो एकदम झूठ पर आधारित है। उसमें न कोई दम है, न कोई उसकी सफलताएं हैं। उसके पास सिर्फ झूठा प्रचार है। इतना झूठा प्रचार है कि जिसका कोई सर पैर नहीं। यानी इनके 11 साल में एक संदर्भ आपको बताएं। आजकल बंगाल में बैठ के होम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री जी हाँक रहे हैं कि बंगाल की सरकार की वजह से बॉर्डर फेंसिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है, वो जमीन नहीं लेके दे रही। आहा। इनके कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने कभी इसका श्रेय नहीं लिया, न कभी इसका ढोल पीटा, न उनका कोई प्रचार हुआ, जितनी फेंसिंग बांग्लादेश सीमा पर हुई है मनमोहन सिंह के जमाने में, इनके 11 साल के देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र के पता नहीं क्या, राष्ट्रवादी
इनके कार्यकाल में उसकी 1/3 फेंसिंग हुई है। अभी मेघालय का वीडियो मैंने फेसबुक पे लगाया है, वहां के एक लोकल पत्रकार ने शूट करके दिया है कि आप बंगाल की बात कर रहे हो, मेघालय में तो आप सरकार में शामिल हो, ये मेघालय के बॉर्डर पे क्यों खुला हुआ है सब, जो चाहे आए जो चाहे जाए, वीडियो शूट करके उसने दिया है। तो स्थिति यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया इन्होंने चूंकि खरीद लिया है। ये चीज ये बड़े योग्यता से इन्होंने गुजरात से ही इस टीम ने सीखी थी कि कैसे मीडिया को काबू किया जा सकता है। उस काम में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसलिए इनके हर झूठ पर पर्दा डालना और इनकी वाह वाह करना, और जो इनसे सवाल करे या जो विपक्ष में हो उसको बर्बाद करने की कोशिश करना, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देना, ये हम इस दौर की रियलिटीज में देख रहे हैं। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल जो है, अमेरिका की कहानी, अमेरिका का किस्सा, खुद अमेरिका के कई पत्रकार, अमेरिका के कई मीडिया हाउसेज ये लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हर फायदे में, हर डील में अपने परिवार का फायदा देखते हैं। तो एक व्यापारी जब राष्ट्रपति बन जाता है तो अमेरिका की क्या हालत हो गई हम देख रहे हैं, दुनिया में लोकतंत्र की क्या हालत हो गई हम देख रहे हैं। लेकिन एक व्यापारी जब प्रधानमंत्री पर हावी हो जाता है, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो फिर उस देश की हालत क्या होती है कि हमें यह बताया जा रहा है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। अब गनीमत यह है, कहने वाले तो एक गांव वाली छोटी सी मैं बुद्धि लगाऊं कि अगर आप किसी व्यक्ति से ज्यादा अमीर हो जाएंगे तो क्या उस व्यक्ति से कर्ज लेंगे आप? बल्कि करेंगे तो ये कि उस व्यक्ति का जितना कर्ज ले रखा है वो सब लौटा देंगे। हालत यह है बिल्कुल। कि जापान हाथ खड़े कर दे तो हमारे कई शहरों में मेट्रो के प्रोजेक्ट अटक जाएंगे। ये चौथी अर्थव्यवस्था वाला गड़बड़ झाला क्या? ये भी उसी तरह का एक तिलिस्म है जैसे ये बॉर्डर वाला मैंने आपको किस्सा बताया कि राज्यसभा लोकसभा में दिए गए जवाब से हमें पता चलता है कि हमने कितने इंच या कितने किलोमीटर या कितने मीटर बॉर्डर फेंसिंग की। उससे तो हम जानते हैं कि मनमोहन सिंह के जमाने का 1/3 हमने की। लेकिन गृहमंत्री जब वहां बैठ के ये सब झूठ बोलते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री पर, जैसे दिल्ली में जब पॉल्यूशन था और जब केजरीवाल की सरकार थी, तो सारा जिम्मा जिस केजरीवाल के हाथ में कोई राइट्स नहीं थे, सारे राइट्स आपने उससे छीन के एलजी के हाथ में ले लिए थे और आपने सारे पॉल्यूशन का जिम्मा केजरीवाल के होने को के ऊपर डाल दिया था। सच्चाई क्या थी कि जो चीजें पॉल्यूशन पैदा कर रही थी वो जहां की तहां थी, वो पूरे नॉर्थ में फैली हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, वो सब जैसी थी उससे भी बुरे हाल में आपने दिल्ली को आज पहुंचा दिया। लेकिन अब झूठ का ऐसा प्रचार था और सारे यही चैनल फिर वही बात वही पहुंचती है। ये चैनल केजरीवाल सरकार की खाल निकाल रहे थे लगातार कई वर्षों से। पॉल्यूशन के हर महीने जाड़ों में हो जाता है, हवा चलना रुक जाती है और जो पॉल्यूशन तो पैदा हो ही रहा है, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वो जम जाता है और फिर नरक कर देता है, पूरे एनसीआर में करता है। तब भी ये जो बदमाश चैनल हैं और इनके एंकर, इनके संपादकीय लोग ये नहीं देखते थे कि क्या पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की सीमा में है, गुड़गांव में नहीं होता था, नोएडा में नहीं होता था, ग्रेटर नोएडा में नहीं होता था, बहादुरगढ़ में नहीं होता था। तो ये बदमाश इतने, मतलब क्या इनको बताया जाए। इन लोगों ने तो सचमुच में हम लोगों के पेशे को जितना बर्बाद किया है, ये झूठ में बहाने बढ़ के, और केजरीवाल तुम बताओ, जबकि ये जानते थे कि केजरीवाल के हाथ में एक सिपाही का भी ट्रांसफर नहीं है, अपने चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता था, सब एलजी को ले लिया, लेकिन उसकी खाल खींच लेते थे। अब इनके सबके मुंह में ताले लगे हैं, अब कुछ लोग पूछते हैं, बाकी सब गायब है। तो ये जो स्थिति है, इसका इन्होंने बेनिफिट लिया हुआ है। अर्थव्यवस्था की हालत ये है, रियल चीज हम जाने कि हमारी जो 27-2800 डॉलर की पर कैपिटा इनकम है, जो कि दुनिया के मतलब 100 से ज्यादा वाले देशों में 100 में है ही नहीं, हमारा नंबर ही नहीं है। इधर 4 इसलिए है कि हम 150 करोड़ की आबादी भी तो है हमारी, 146 करोड़ हम है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। तो प्रति व्यक्ति 146 करोड़ में जब आप जोड़ेंगे, और जिन देशों को आप कथित हराने की बात करते हैं, जापान 10-12 करोड़ है, फ्रांस वांस तो 10 करोड़ से भी कम वाले देश हैं, जर्मनी वर्मनी ये सब 10 करोड़ के आसपास वाली आबादी के, 6 से 10 करोड़ वाली आबादी के देश है। आप 146 करोड़ है, 146 करोड़ अगर भोजन भी करेंगे तो वो 10 करोड़ वाले से तो वैसे ही 14-15 गुना ज्यादा हो गया। तो हम 15 गुना जब आबादी में ज्यादा है तो जाहिर है कि ये होगा। और दूसरे, अभी हमारे आंकड़ों पे दुनिया विश्वास करना छोड़ चुकी है, नंबर 1। ये चौथा तीसरे का तो कोई मतलब ही नहीं। ये जो 2800 डॉलर पर कैपिटा है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो थॉमस पिकेटी वाली रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स, उसको देखना चाहिए सबको, गूगल करिए, सब पढ़िए, सारी दुनिया उसको पढ़ रही है। दुनिया के लिए आंख खोलने वाली तस्वीर है, भारत का भी उसमें अंश है।
भारत से संबंधित पढ़िए जानिए। हमारे जो हमारा एसेट्स हैं इस समय देश में, जो चालू एसेट्स हैं, उसका 65% 10% लोगों के हाथ में जा चुका है। 65% इनके जमाने में, 35% में पूरा देश, 90% आबादी, तो आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ में 90 लाख तो वो हो गया, और 45 यानी 50 में 90 का मान लीजिए कि 9 पंजे 45 वो, तो यानी 1 अरब 35 करोड़ लोग जो हैं वो सिर्फ देश की एसेट के 35% पर सरवाइव कर रहे हैं। हम आप सब उसमें शामिल हैं, यानी हमारे पास जो भी है उसका 35%। तो 2800 का 35% आप निकाल दीजिए पहले, 2800 का आधा हो गया 1400, और 35 ले लेंगे तो 1100 1150 के आसपास हमारा पर कैपिटा आएगा। और आप सोचिए सब सहारन अफ्रीका जो है वो $800 के आसपास है, जो दुनिया के दरिद्रतम इलाके हैं, वो लॉलेसनेस है, कई जगह सरकारें ही नहीं है, एकदम बर्बाद है, वो 800 $850 पे है। और हमारा बिहार भी $800 पे है, हमारा मध्य प्रदेश, इवन उत्तर प्रदेश, ये सब 1100 से 800 की रेंज में है। तो हम एक्चुअली बहुत बड़ी हमारी आबादी, यानी मैंने बताया 1 अरब 35 करोड़ के आसपास हमारी आबादी, तो सब सहारन अफ्रीका के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उस श्रेणी में है। इसीलिए वो रैंकिंग जब पर कैपिटा की आती है तो हम 100 तो पहले दौड़ते हुए पार कर देते हैं, यानी 100 देशों के बाद हमारी गिनती 140, 138, 136, 128 ऐसे कहीं शुरू होती है। उसके बाद शीतल जी, इसके दो पहलू हैं। एक सामान्य भाषा में बताऊं तो जैसे पहले गैस सिलेंडर आया करता था, अब तो पाइप का कई जगह हो गया, लेकिन अभी भी सिलेंडर जाता है। तो 14 किलो 200 ग्राम उसमें गैस भरी होती थी, और पूरा वजन अगर देख लिया जाए तो कुछ सिलेंडर पे लिखा होता है कि भाई इतना वजन सिलेंडर का है, तो या तो 29 किलो होता था या 30 किलो होता था। तो पहले जो कांटा मारने वाले आते थे वो तराजू, दूसरे वाले तराजू रखते थे, उसमें ऑलरेडी वो जीरो की बजाय कांटे को 2 पे सेट करके रखते थे। तो आपको वजन तो 30 किलो दिखाता था, लेकिन एक्चुअल वजन वो 28 किलो होता था। क्या इकोनॉमी के पैरामीटर्स के साथ इन्होंने इस तरह की छेड़खानी कर दी है कि सही तस्वीर हमारे सामने नजर नहीं आ रही है, और ये गलत तस्वीरों के जरिए, गलत आंकड़ों के जरिए एक मायाजाल, एक भ्रमजाल पैदा कर रहे हैं, ताकि लोग इनसे ये ना पूछे कि भैया साफ पानी तो दे नहीं पा रहे हो, साफ हवा तो दे नहीं पा रहे हो। जिन देशों से आगे बढ़ने की बात करें उनमें से कई देशों में फ्री एजुकेशन है, हेल्थ है, वो तो आप दे नहीं पा रहे हो, और इसकी बजाय में ये चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का राग अलाप रहे हो, इसका झांसा दे रहे हो, ताकि वो तमाम चीजें छुपाई जा सके। बिल्कुल आपने सही उस पे उंगली रख दी। खुद आईएमएफ ने, ये आईएमएफ जो आंकड़े जारी करता है जिस पे ढोल पीट रहे हैं, ये आंकड़े उसके नहीं होते, आप उसको जो भेजते हैं यहां से, उसको वो कैलकुलेट करके चार्ट बना के अपनी रिलीज कर देता है। उसका अध्ययन नहीं है, उसका जो अध्ययन है उसमें तो आपको उसने सी ग्रेड में डाल दिया है। उसका कहना है कि आपके आंकड़ों से यकीन नहीं होता, ये उसकी शंका है, हमारी नहीं। ये तो आपने कहा है कि आप इतनी आपकी अर्थव्यवस्था हो गई, लेकिन उस अर्थव्यवस्था के आने पर भारतीय अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर अरुण कुमार जी का तो ये कहना है कि ये 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा नहीं है, जो 4.2 हम बता रहे हैं, करीब करीब 4.18, ये वो कह रहे हैं कि इसमें 1/3 सीधे घटाइए। कह रहे हैं एकदम झूठ है ये, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में 2004 के बाद तो कोई उसका जो तरीका होता है आकलन करने का, वही निर्धारित नहीं हुआ है, जनगणना की नहीं इन्होंने। तो ये अभी हमारे आंकड़े जो हैं ये कहीं पकड़े मतलब ये खतरे में है कि कभी ऐसा ना हो कि विश्व बैंक और आईएमएफ और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम और वो पकड़ के हमें निचोड़ दें कि ये क्या झूठ आपने बोल रखा है, आप तो यहाँ है। हमें इनके रहते ये खतरा है कि जैसे बॉर्डर फेंसिंग पर देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो हालत है, देश तो वही देख रहा है कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि हाँ ममता बनर्जी फेंसिंग नहीं करने दे रही इसलिए बांग्लादेशी घुसा रहे हैं, और यही लोग आज कह रहे हैं कि वहां पहाड़ है, नदी है, जंगल है, घाटी है, तराई है, ये है वो है, इसलिए बॉर्डर उस तरह से नहीं हो पाता। जब मनमोहन सिंह थे तब भी तो वही थे, वो पहाड़ तब नहीं थे, तब समतल था, उस बेचारे की जान ले लेते थे। तो ये लोग भाई कमाल है, ये सिर्फ प्रचार पर आधारित होक्स हैं। और रियलिटी की हालत ये है, यूनिवर्सिटीज में आपने 3 गुना फीस बढ़ा दी, इनके जमाने में रेलवे के किराए आदि के मध्य में दुगने से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है, फ्रेट वगैरह में वृद्धि हो चुकी है,
जीएसटी वगैरह में जो हुआ है, टैक्सेशन वगैरह की वृद्धि, उसके आंकड़े सामने ही हैं। लेकिन ये भी आंकड़ा उसी इनइक्वालिटी रिपोर्ट में है कि 50% आबादी देश की ऐसी है जिसकी आय में पिछले 10 सालों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वो ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको 300 रुपए आज मजदूरी मिल रही है, या 2014 में 300 मिल रही थी, मनरेगा वगैरह में तो लगभग स्थिर ही रहा, और अब आपको मान लो 400 रुपए मिल रही है। लेकिन इस बीच इन्फ्लेशन की वजह से जो 300 रुपया डॉलर के अगेंस्ट था, वो दरअसल डॉलर के अगेंस्ट 600 हो चुका है या 500 हो चुका है। तो एक्चुअली आपकी मजदूरी 100 रुपए कम हो गई। जो 300 आपको 2014 में मिल रहा था, वो ऑटोमेटिकली 2025 में 500, 500, सवा 500 हो चुका है, लेकिन आपको 400 ही मिल रहा है। तो आपको नहीं, तो ज्यादा। हाँ एक जी। बात शीतल जी की, ये पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, आम आदमी की भाषा में अगर मैं 10-12 साल बिल्कुल पहले की बिल्कुल बात करूं, बिल्कुल बिल्कुल सरकारी बिल्कुल। स्कूलें, सरकारी अस्पताल, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जी मनरेगा भी आया। मनरेगा में भी जी अब इन्होंने कम कर दिया कि हम 90% नहीं देंगे, 60% ही देंगे, 40% स्टेट गवर्नमेंट दे। जी। ये जो हमें बताया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है कि इस देश की सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं बचा है? और आने वाले दिनों में जो आप अफ्रीकन कंट्री के साथ तुलना कर रहे हैं, तो क्या वाकई स्थिति इतनी खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है कि भारत जो है वो पेमेंट के मामले में भी डिफॉल्ट हो सकता है? और इसकी नहीं सबसे बड़ी वजह यह है कि सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें ना अर्थव्यवस्था की समझ है, न जिनको सामाजिक व्यवस्था की समझ है, न जिनको भारत के पारिवारिक संरचना की समझ है। वो रात में सपना देखते हैं और सुबह उठते हैं और तमाम लोग कहते हैं कि हमें नोटबंदी करना है। अब उसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? और एक और बड़ी बात, 2013 से लेके 14 नहीं, मैं 2013 से लेके 2025 हर 1-2 साल में ये नारे बदलते हैं, क्योंकि मुझे खुद याद है और मैंने ये सवाल पूछा था तो मुझे हंसते हुए जवाब मिला था। 2013 में एक अखबार ने खबर छापी, उस समय यशवंत सिन्हा बीजेपी में हुआ करते थे, कि एक ऐसा मॉडल वो तैयार कर रहे हैं जिसके बाद बीजेपी की सरकार आएगी तो किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैंने खुद बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा, प्रवक्ता टालते हुए निकल गए। और उसी समय एक और तरह की चीजें आई थी कि बाबा रामदेव कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ला दो तो 40 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिलेगा। बहुत हुई सही। महंगाई की बात, महिला पर अत्याचार, फिर वो गुजरात मॉडल बताते थे, फिर वो गुजरात मॉडल भूल गए, फिर वो स्वच्छता अभियान पे आए जिसमें महात्मा गांधी जी का चश्मा छोड़ दिया, बाकी महात्मा गांधी जी का चेहरा हटा दिया उन्होंने। उसके बाद हर 2 साल बाद वो एजेंडा गोल बदलते चले गए। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भैया जो अपनी बात पे ही अडिग नहीं रहता, हर 2 साल बाद नारे बदल देता है, उस पे आप कैसे भरोसा करेंगे? गांव देहात में ऐसे व्यक्ति को हम और आप क्या कहते हैं वो हम सब लोग जानते हैं। जरूर अब इसका थोड़ा सा आकलन कर लेते हैं, मोटा मोटी साफ समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारी तरक्की के पैमाने क्या है? क्या हमारा एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जो मनमोहन सिंह के जमाने में भी 300 से 400 बिलियन था, आज भी उतना ही है? डॉलर में वो आज भी लगभग उतना ही है। 10, कभी 10 बढ़ जाता है, कभी 10 कम हो जाता है, लगभग उतना ही पे हम रुके हुए हैं। ये क्या करते हैं? ये हर चीज में चालाकी। इन्होंने सर्विसेज को एक्सपोर्ट में जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं हमारा 700 हो गया, 800 हो गया, हम तो 1000 होने वाले हैं। अब हर आदमी उसको, और बजट वजट देते समय इतनी शब्दों की गिमिक्री करते हैं, जब तक इसको अर्थशास्त्री पढ़ के, वो हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पढ़ के इनको पकड़ते हैं, तब तक ये प्रचार करके सदन वदन बंद करके निकल चुके होते हैं। अब जो अर्थशास्त्री वगैरह, वो काफी सीरियस काम होता है वो सब करने में, और फिर उनकी उनकी बात के लिए उनको इतने मंच तो उपलब्ध नहीं है कि वो अपनी बात सबको, अरुण कुमार साहब का सब उनकी क्लास ले सकें। किन्हीं प्रोग्राम में आ गए, कुछ बोल दिए, हम जैसे बहुत सारे विद्यार्थी इस इच्छा में रहते हैं कि वो कुछ बोले तो उसमें से कुछ निकले तो हम भी कहीं बोले, तो उससे कुछ पता चलता है। उन्होंने 3-4 पैरामीटर बताए, मैं तब से उस पर ही आंख रखता हूं। उन्होंने कहा देखो भाई, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखो कि वो क्या बढ़ रहा है, क्या वो दुगना तिगना हो गया है। ये आए थे तो उन्होंने कहा था जो हमारा 400 है इसको 1000 कर देंगे। आज तक वो 450 भी नहीं हुआ कभी, वो वही है। अब आइए दूसरी चीज, आपका जो औद्योगिक उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए तो 16.3% की दर थी जीडीपी की। आज वो 12-13 के बीच झूल रही है, बढ़ी नहीं, पीछे आ गई है। यानी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी। तो जो एफडीआई आ रहा था बाहर से, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, वो इस पूरे पिछले साल में सिर्फ निकाला है उन्होंने, 0 एफडीआई आया है।
सिर्फ एक एरिया है जिसमें इनका न कोई वादा था न कोई रोल है, बल्कि इनकी वजह से वो रोल बढ़ा है। वो कौन है? हमारे मजदूर देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं रोजी कमाने के लिए, क्योंकि देश में रोजी है नहीं। तो गल्फ में, रूस में, इजराइल में जहां युद्ध हो रहे हैं, जहां लोग मर रहे हैं, और दुनिया में हर जगह, अमेरिका में, पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह जो भी बेचारा भाग पा रहा है, भाग रहा है अपने एजेंटों से ठग आके, अपनी जमीन बेच के, गिरवी रख के, और वो जो अपने घर मनी ऑर्डर या डॉलर जो भेजता है, सिर्फ वो एरिया है कि वो 116-17 बिलियन होता था, वो 140-42 बिलियन पहुंच गया है, 25-26 बिलियन उसमें बढ़ गया है। ये एरिया है पीठ ठोकने के लिए सिर्फ। तो हम आप ये जब ये आंकड़े, क्रूर आंकड़े हमारे सामने होते हैं, मोटा मोटी, क्योंकि बारीकियों में तो इधर से उधर इतनी चालबाजियां इन लोगों को आ गई हैं। और चालबाजी, भाई पढ़ लिख के अगर दो वकील खड़े होते, कत्ल का ही मामला है, कत्ल हुआ है, आदमी का पोस्टमार्टम हुआ है, लाश है, चार्जशीट है, सब है, लेकिन आप डिफेंस के वकील को सुनेंगे, अगर महंगा वकील है, तो आपको लगेगा कि अरे निर्दोष आदमी को फंसा दिया। तो ये एक बड़ी वही, बात, ये कत्ल के मामले में डिफेंस के वकील हैं, और इन्होंने इस देश को एकदम पटरा कर दिया है। इनके प्रवक्ता और चैनल के एंकर मिलके देश की बौद्धिक क्षमता को इन्होंने लूट लिया है, और लोगों में क्रिटिकल विवेक खत्म कर दिया है। सांप्रदायिकता के आधार पर उसकी जगह जहर भर दिया है, कूप मंडूकता भर रहे हैं, हायर एजुकेशन लोगों से छीनते जा रहे हैं, और कंपटीशन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ चंद उद्योगपति हैं। जैसे आपसे मैं अगर पूछूं, इस देश में सड़क निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? वो ऊपर की 3 कंपनियां आपसे पूछूं, आप बताएं। एक जनरल बात पूछ रहा हूं, एक पत्रकार आप भी हैं, तो आप निश्चित तौर पर वो नाम नहीं लेंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। बहुत जल्दी ही सड़क निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी अडानी साहब होने वाले हैं। वो ऑलरेडी इस समय दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। अब आप बताइए, आप नहीं जानते रहे होंगे इसको कि वो सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी दूसरे नंबर पे पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल आपको अचरज हुई ना इस सूचना से? बिल्कुल एकाएक हमने आपने पाया कि एकाएक वो तो एक्सपर्ट हो गए हैं सारे एयरपोर्ट संचालन के, सारे बिजली घरों के वही मालिक हो गए। डिस्ट्रिक्ट, ये तो हम खैर पहले से आ रहे थे एकदम से, लेकिन इनके जमाने में एक्सपोनेंटली उसका डेवलपमेंट हुआ। सारे बंदरगाह प्राइवेट जितने थे, ललकार के, डांट फटकार के, सब इनके कब्जे में, जो जो कमाऊ थे ले लिए, एयरपोर्ट जो दे सकते थे ले लिए, खाने ले ली गई जहां ले सकते थे, नक्सलाइट के नाम पे आदिवासियों को मार के, जंगल काट के इनको फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, और रोड के ठेके दूसरे नंबर पर इनको पहुंच गए। ये 1 इंच रोड नहीं बनाते, ये सिर्फ ठेका लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो ये प्रयागराज से मेरठ तक ये गंगा हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो ठेका इनके पास है, इन्होंने बनाया नहीं। इन्होंने उसमें 12-15% कट रख के नीचे जो बनाने वाले हैं उनको टेंडर बेच दिया। यानी सिर्फ टेंडर लेके 12% इनकी जेब में आ गया, 15% इनकी जेब में आ गया। यही करते हुए ये देश के दूसरे सबसे बड़े सड़क निर्माता हो गए, और जल्दी ही ये नंबर 1 हो। अरे उसी पे एक सवाल, अडानी पे ही आ रहा था मैं। अब इस देश के, जी जी इस तरह के नकली विकास का नतीजा ये है कि इस देश में जिस शहर को 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार इस बात के लिए मिला कि सबसे स्वच्छ है, सबसे सुंदर है, सफाई करता है, इंदौर, आज वहां हैजा और कालरा और उससे लोग सीवर का पानी पी के बीमार होकर मर रहे हैं। अस्पतालों में पड़े हैं, 2000 लोगों से ज्यादा लोग इलाज करा रहे हैं, और हजारों लोग, पूरा शहर बीमार है, जो गरीब है, साधारण है। सिर्फ वहां हैसियतदार लोगों के पास साफ पानी है, बाकी इस 8 बार के पुरस्कृत, यानी देश का सर्वोत्तम शहर था। 100 शहरों को दावा किया गया कि उनको हमने एक योजना बनाई गई स्मार्ट सिटी बनाने की। आज आपको याद ही होगा, संसद में मना कर दिया गया कि अब योजना बंद हो चुकी है। एक शहर नहीं है जो इसको स्मार्ट सिटी बना सके हो। तो ये जो इनकी योजना थी मेक इन इंडिया में, हम अब उसका नाम ही नहीं लेते, नाम ही नहीं लेते उसका। हाँ, इस तरह के कई योजनाओं, अब नोटबंदी जो की थी उसका हासिल कभी किसी संसद में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते ही नहीं है। जवाबदेही खत्म, सिर्फ मेरे मन की बात आपको सुनना है, आपके मन की बात सुनने के लिए कोई स्कोप कहीं नहीं है। ये है, एक और, तो ये कह देंगे हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, आपको जबरदस्ती मानना है,
नहीं मानेंगे तो देशद्रोही हैं, देश का विकास रोक रहे हैं, मतलब सवाल करते ही, जबकि हालत क्या है। आज वेनेजुएला पर अमेरिकन राष्ट्रपति ने हमला किया, उनके राष्ट्रपति को पकड़ लिया, वहां बम गोले गिराए। बर्नी सैंडर्स, वहां के चैनल्स सब राष्ट्रपति की खाल खींच ले रहे हैं। हमारे यहाँ आप जरा सा किसी, ये पाकिस्तान और इससे जो अभी स्किर्मिश हुई थी उस पर कोई बात कह दीजिए तुरंत देशद्रोही। ये इन्होंने वातावरण बना दिया है। नहीं, और दर्शकों को एक और भी बात बता दूं, इंदौर का आपने जिक्र किया, 17वीं 18वीं शताब्दी, इंदौर में जिस तरह की व्यवस्था अहिल्याबाई होलकर ने उस जमाने में की थी, जिसमें भारत में लगातार लड़ाइयां हो रही थी, वो जी, बेसिक फैसिलिटी भी अभी की हमारी सरकार वहां नहीं दे पा रही है, जबकि इंदौर की जनता ने सब कुछ बीजेपी को दे दिया, पार्षद से लेके मेयर, सांसद, विधायक, और पिछले कई दशकों से वो जी, इंदौर की जनता ने दे दिया। आपने एक अडानी साहब का जिक्र किया, जी, उद्योगपतियों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। जी, अभी इन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे फ्लाइट बढ़ाने की बात की, तो टाटा के जो कंट्रोल में एयर इंडिया है उन्होंने विरोध किया, इंडिगो ने विरोध किया। इसके साथ ही हमने देखा नवी मुंबई एयरपोर्ट पे जो सिग्नल की बात है, उसमें भी वो मोबाइल कंपनी को कह रहे हैं कि भाई हमारा वाला लो और इतना पैसा हमें दो। तो उसमें जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसमें अंबानी साहब की जियो है, जिसमें एयरटेल है, जिसमें वोडाफोन आइडिया है, उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है। उद्योगपति थोड़ा बहुत मामला समझ रहे हैं कि सब कुछ अगर एक ही को दे दिया जाएगा, तो बाकियों के पास तो पलायन करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। नहीं, बीच का तो हर आदमी पलायन कर रहा है। बीच का अब कोई आदमी भारत में पैसा नहीं रख रहा है। अंबानी भी नहीं रख रहे हैं। आज से 1.5-2 साल पहले खबर आई थी कि उन्होंने करीब 10 लाख करोड़ उनके नेतृत्व में लोगों ने सिंगापुर में पार्क किया है। यानी हमारे देश के उद्योगपति अपनी बचत अब भारत के बैंकों में नहीं रख रहे हैं। भारत में वो कर्जा लेते हैं हमारे बैंकों से। कर्जा लेके उद्योग में लगाते हैं और जो भी उसमें से बचा पाते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े चालाक हैं, अगर 10 रुपए का काम होता तो 25 रुपए कर्जा लेते हैं, 15 रुपए पहले ही पार कर देते हैं। तो ये सब पैसा जो पहले यहाँ वो दूसरी चीजों में लगाते थे, यहाँ नहीं रख रहे हैं। यहाँ से निकाल के सिंगापुर के बैंकों में और अन्य बाहर के बैंकों में रख रहे हैं। तो यहाँ पैसा भी पार्क नहीं हो रहा है। अब चूंकि एक चीज और हमारे लोग, हमारे नॉर्थ इंडिया में और मध्य भारत में एक समस्या है। हमारा जो आर्थिक मामलों की जानकारियां हैं हमारी बहुत सीमित होती है। हमको बता दिया जाता है कि देखिए सड़कें कितनी बना रहे हैं, इनके जमाने में कितनी तरक्की हो रही, पुल बन रहा है, हाईवे बन रहे हैं। ये नहीं बताते कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में सड़क बनाने वाले मंत्रालय का जो विभाग है सड़क बनाने वाला, उस पर कर्ज कितना था? 26,000 करोड़। आज कर्ज कितना है? 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़। इसको कौन देगा? इसको तो हम आप दे रहे हैं टोल टैक्स पे, टोल्स पे इतने 3 रुपए करीब पहुंच चुका है पर किलोमीटर हमारा टोल मिनिमम। और कई जगह तो कहते हैं 60 किलोमीटर पे टोल होता है, कई जगह 30-30, 25-25 पे, मतलब 60 में 2-2, 3-3 आ जाते हैं। तो मनमाना टोल हो रहा है और अदरवाइज टैक्सों से आप इसकी भरपाई करते रहेंगे जीवन भर। तो अगर आप एक, और हमारे राज्यों का लोन, हमारा जीडीपी के बरक्स करीब 22-23% था राज्यों पर लोन, आज वो 32% तक पहुंच गया है। यानी राज्य कर्जदार हो रहे हैं, संस्थाएं कर्जदार हो रही हैं, इवन निजी लोगों पर। ये अध्ययन तो हमारी इंडस्ट्री का है कि क्रेडिट कार्ड से, पर्सनल लोन से और सोना रख के लोन लेने वालों की ये जो जो तादाद है, ये पिछले 10-15 साल पहले से अब जो है दुगने से ज्यादा हो चुकी है। डिफॉल्ट भी बहुत बढ़ रहे हैं। ये सब तो नकारात्मक दृश्य है भाई। आपने जो है सड़क निर्माण की बात की। उत्तर प्रदेश में एक नवाब हुआ करते थे बड़े चर्चित, जब उनके यहाँ हालत खराब हुई नागरिकों की, जब भूखे मरने की नौबत आई, तो रात में उनसे कुछ निर्माण, सुबह निर्माण करवाते थे, दिन भर रात में तुड़वा देते थे, फिर निर्माण करवाते थे ताकि उनको खाना दिया जा सके। बहुत जी, कम दर्शकों को पता होगा, सड़क निर्माण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि एक जमाने में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने बताया था। जब वो लाखों लोगों को भड़काकर सत्ता में लोकतंत्र के जरिए आ गए, तो रोजगार देना था। रोजगार जी, देने का कोई रोड मैप नहीं था, क्योंकि लड़ने के अलावा कुछ सीखा नहीं था, झूठ बोलने के अलावा कुछ सीखा नहीं था। तो उन्होंने बड़े हाईवे के निर्माण में लाखों लोगों को लगा दिया, और उसके बदले में देते क्या थे? 2 वक्त का खाना और थोड़ा बहुत कैश भी हो सकता है दिया करते हो, लेकिन खाना जरूर दिया करते थे। सड़क निर्माण सबसे बड़ी उपलब्धि। मैं तो सिर्फ दर्शकों को कहूंगा कि आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा शीतल सर आपसे। आजकल एक संपादक बहुत चर्चा में, एक जमाने में वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता की विचारधारा में रंग गए थे, आजकल उनकी जुबान खुलने लग गई है, बाकी चैनलों पे थोड़ा सा प्रेशर है। मध्य प्रदेश में जो पत्रकार ने किया, सवाल पूछा, आप और हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं
कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कैलाश विजयवर्गीय उनसे हिसाब किताब पूरा करेंगे, और जब पूरा करेंगे तब हम में से शायद किसी को पता भी नहीं लगेगा, और तब उनका ना चैनल खड़ा होगा, ना पत्रकारिता का जगत खड़ा होगा। हमारे नहीं, पत्रकारों की हालत तो यही है। हिसाब अभी पूरा कर लिया उन्होंने, वो वीडियो हटवा दिया और एक दूसरे संवाददाता को वहां भेज के उस चैनल ने उनसे एक अफर्मेटिव सा इंटरव्यू ले लिया, उनकी सफाई ले ली। तो अभी भी उन्होंने एक तरह से उस पत्रकार को अपमानित करने का काम अपने हद तक कर लिया है। वो पत्रकार को धन्यवाद, जिस दूसरे पत्रकार की आप बात कर रहे हो, अर्नब गोस्वामी की आप बात कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी का चैनल, उनकी बैलेंस शीट देख लीजिए पिछले वर्षों में, उसमें करीब 55% की रेवेन्यू गिरावट आई है। हमारे पौने 500 चैनलों में से जो देश के सभी भाषाओं के हैं, 90% से ज्यादा, 95% तक घाटे में है, और कुल 4-5 ग्रुप हैं जो फायदे में हैं, जिसमें से 2 हमारे उद्योगपतियों के ग्रुप हैं। एक अडानी का नया ग्रुप इस सेक्टर में भी आ गया, और दूसरा अब अंबानी जी का टीवी 18 है, और आज तक, और ऐसे 2-3-4 ग्रुप हैं जो फायदे में हैं, बाकी सब घाटे में हैं। तो ये सब के सब सरकारी विज्ञापनों पर और सरकार की मदद पर, खैरात पर निर्भर है। तो उनको 2-3 चीज बुरी लगी। एक तो उनका रेवेन्यू घटता जा रहा है, वो बिलबिलाए हुए हैं कि सरकार का समर्थन करके न उनको बिजनेस बढ़ रहा है और न उनकी आय बढ़ रही है, वो लगातार घाटे में है। और चूंकि उस कंपनी के मालिक भी हैं, और अभी उन्होंने उस कंपनी को शेयर मार्केट में नहीं डाला है, प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है वो, तो उसके अंदर किसका पैसा क्या है हम लोग उस अर्थशास्त्र को नहीं जानते। हम तो जो बैलेंस शीट वो सबमिट करते हैं उसके आधार पर बता रहे हैं। तो ये उनकी स्थिति है। उनको ये बुरा लगा कि आज तक को पुतिन का इंटरव्यू मिल गया, क्योंकि वो समझते थे कि सरकार के सबसे बड़े खैरख्वाह वो हैं, और उनको ये भी लगता है कि उनसे बड़ा कोई पत्रकार नहीं है। तो उनको ये लगता था कि उनको ये मिलना चाहिए था। दूसरे, जो सुधीर चौधरी को 15-16 करोड़ का पैकेज प्रसार भारती ने दे दिया, इससे भी वो तिलमिलाए हुए थे कि एक और उनके यहाँ घाटा हो रहा है, उनको उतना विज्ञापन नहीं मिल रहा है जितना चाहिए, और दूसरी ओर इस तरह से पैसा बांटा जा रहा है। तो उन्होंने एक कार्यक्रम में नाम लेके कह दिया था सुधीर चौधरी का, तो कि मैं 15 करोड़ वाला पत्रकार नहीं हूँ कि सरकार के गुण गाऊंगा और ये वो। तो उनकी जो क्रांतिकारिता है, उसकी वजह उनका अर्थशास्त्र है जो डामाडोल हो रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो डवाडोल हो रहा है, और बात आपने बिल्कुल सही। अगर आप रेंगेंगे ना, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। जी। इस बात को पत्रकारों को भी, मीडिया को भी समझना चाहिए। अरुण पुरी साहब भी दुखड़ा रो रहे थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। और हालत ये हो जाए कि एक अदना सा भाजपा का पदाधिकारी, मैं अदना सा ही पदाधिकारी कह रहा हूं, वो फोन करे और आप सीधे खड़े हो जाए सर के बल, और आप उनसे मिलने के लिए भाजपा कार्यालय जाए, भाजपा मुख्यालय जाए और इंतजार करे, और सिर्फ 4 से 5 मिनट, इससे ज्यादा मुलाकात ना हो, तो आपको खुद देखना चाहिए कि आप अपने साथ साथ पूरी इंडस्ट्री का अपमान कर रहे हैं। तो शीतल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इन तमाम जानकारियों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद संतोष जी। आप लोग इस दौर में हिम्मत कर रहे हैं, और भाई इनके चैनल को और सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। और जो जब, क्योंकि देखिए 2 मीडिया है, एक है जिसको सरकार पैसे देती है, एक है जिसको आप चलाते हैं। तो आप अपना मीडिया चलवाइए और इस तरह के सारे मंचों को मदद करिए जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो। क्योंकि जनता का मीडिया तो वही होगा जिसको जनता स्वयं अपने से जिंदा रखेगी। ये जाने रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। नमस्कार।